हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियसली जो क्वेश्चंस जो पेपर हुए थे उनको एनालाइज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के सैंपल्स पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उनको देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से जनरली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं इनका है, क्योंकि यहाँ से हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह से एग्जाम बेसिकली पेपर में आता है, यानी कि एग्जाम किस तरह से रहता है और पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए उस रेलेवेंस से ये टॉपिक करना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखता है। तो एक और पेपर के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और पेपर कोड है 5853। अगेन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं वो रहेंगे कितने, 34 क्वेश्चंस होंगे। और 34 क्वेश्चंस को किस तरह से बाइफरकेट किया जाता है वो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 34 क्वेश्चंस के अंदर, राइट, हमें जो देखने को मिलेंगे वो किस तरह से रहेंगे, राइट। दो सेक्शंस रहेगी, एक हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी और एक हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही यूनिट से, राइट, 10-10 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से फिर आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रिमेनिंग जो 14 क्वेश्चंस होंगे वो 14 क्वेश्चंस आपको जनरली शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जो 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 3 मार्कर रहेंगे, उसके 4 मार्कर रहते हैं और 4 मार्कर आपको 6 क्वेश्चंस जो वो जनरली देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट में आपके पास 6 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। और वो कितने होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दैट इज बेसिकली दी 4 इन नंबर, राइट। कितने रहने वाले हैं? 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर इस पेपर के अंदर मैं हिंदी के अंदर भी क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों ने कई बार मैसेज करके बोला कि सर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बताइए कि हिंदी वाले बच्चों का पेपर कैसा रहता है, क्योंकि सर उनको थोड़ा सा इंग्लिश में क्या आता है, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उससे रिलेटेड मैंने क्या किया है कि इस पेपर को ही क्या किया है, डाल दिया इसके ऊपर, और हिंदी में भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं, राइट, अगर आप क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा चैनल है कॉमर्स अड्डा 247, उस चैनल को ज्वाइन आपके द्वारा किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है सर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कहां से क्वेश्चन है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है सर, राइट, हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स दी गई है और स्टेटमेंट्स को बोला गया है कि आप इन स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए, पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, राइट, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो 2 कंपोनेंट है, राइट। वो 2 कंपोनेंट है किसके? एग्रीगेट डिमांड के। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो क्या बोला गया कि एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर अगर मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की, किसके अंदर? 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बात करता हूं। किसके अंदर बात करता हूं? 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर हमारे 2 कंपोनेंट जनरली आते हैं। और वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास कंजम्पशन है और एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। एक हमारे पास कंजम्पशन है और दूसरा हमारे पास क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है। ये 2 कंपोनेंट हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, ये यहां पर बोला गया, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करता हूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लोगों से बात की जाए 2 सेक्टर इकोनॉमी की, 3 सेक्टर इकोनॉमी की और 4 सेक्टर इकोनॉमी की, राइट, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे 2 ही फंक्शंस वहां पर देखने के लिए मिलता है। एक हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं उसके बाद अगर 2 सेक्टर्स और ऐड हो जाते हैं, वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? तो सर ये जो 2 सेक्टर की बात हो रही है, ये 2 सेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे? नंबर 1 यहाँ पर आता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। कौन सा सेक्टर होता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर होता है। और नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आता है फर्म। क्या आती है? फर्म्स आती हैं। और अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर की बात करता हूं तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या किया जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनके द्वारा किए जाते हैं,
जी सर। और दूसरा अगर मैं फर्म्स की बात करता हूँ तो फर्म्स के द्वारा क्या किया जाता है, फर्म्स के द्वारा किया जाता है इन्वेस्टमेंट, राइट, क्या किया जाती है, इन्वेस्टमेंट। और इनके द्वारा जो खर्चे किए जाएंगे उन खर्चों को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूँ तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, कंबाइंड डिमांड है, वो कैसे डिफाइन होने वाली है, दैट विल बी डिफाइंड बाय C+I। कैसे डिफाइन होगी, C+I से होगी, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली गोइंग टू डिफाइन दिस, राइट। इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, जी सर समझ में आ गई। अब दूसरी स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, और दूसरी स्टेटमेंट हमें कहती है क्या, स्टेटमेंट नंबर 2 कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, राइट। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हमेशा कहां से शुरू होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होता है, और इसका क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बेटा ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं या फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करता हूं, तो अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 0 से शुरू हो सकता है, ओरिजिन से शुरू हो सकता है। कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो कंजम्पशन कर्व भी हमारा कहां से होता है बेटा, अब होता है बेटा 0 से, ये भी नहीं आता, ओरिजिन से ये भी शुरू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सर इसका रीजन तो था हमारे पास क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या था इसका कारण, इसका कारण था सर ऑटोनोमस कंजम्पशन, है ना। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी क्या होगा बेटा, ऊपर ही ओपन होगा, ये ओरिजिन से ओपन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहता है इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इस स्टेटमेंट के संदर्भ में सही स्टेटमेंट को क्या करिए आप लोग जस्टिफाई करिए, ये बोला गया यहां पर। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं बेटा तो हमें एक चीज पता चलती है कि यहां पर पहली वाली स्टेटमेंट तो पूर्ण तहत सही है, यानी कि पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है पहली वाली, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट जो वो गलत है। और अगर इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर्स की तरफ जाता हूं तो क्या बोला गया कि स्टेटमेंट ए ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, जो कि बिल्कुल हमें सही नजर आता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसका क्या हो जाता है बेटा, राइट आंसर हो जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। और अगर हिंदी वाले बच्चों की बात की जाए तो हिंदी में एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूं कि हिंदी में ये स्टेटमेंट क्या कहती है ना। चलिए, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट है और यहां पर पहला यहां पर नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और दूसरे की हिंदी तो हमारे पास अवेलेबल है तो दूसरे को देख लेंगे एक बार। अच्छा, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू। अगर मैं डेफिसिट की बात करता हूं किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर, अगर डेफिसिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डेफिसिट की बात की जाए, तो डेफिसिट वर्ड सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेफिसिट वर्ड का मतलब होता क्या है। जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम दो वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं सर, एक तो हम बात करते हैं सरप्लस की, किसकी बात करते हैं, सरप्लस की बात करते हैं, और एक हमारे द्वारा बात की जाएगी बेटा किसकी, डेफिसिट की। किसकी बात की जाएगी, डेफिसिट की, राइट। अगर मैं डेफिसिट और सरप्लस की आप लोगों के सामने बात करता हूं तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होते हैं किससे, रेवेन्यू से। किससे ज़्यादा होते हैं, हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर सिचुएशन अराइज होती है किसकी, डेफिसिट की। वहीं पर अगर सरप्लस की बात की जाए तो सरप्लस का मतलब क्या है सर, कि हमारी जो इनकम है, राइट, हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है किससे, हमारी एक्सपेंडिचर से। इनकम विल बी ग्रेटर देन आर एक्सपेंडिचर, इनकम हमारी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रहने वाली है। तो क्या बोला गया कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, राइट, जो एक्सेस है, राइट, किसका, बेसिकली डेफिसिट को दर्शाता है या फिर डेफिसिट की बात करता है, राइट। किसकी बात करता है, डेफिसिट की बात करता है। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करता है कि करंट अकाउंट पेमेंट ओवर द करंट अकाउंट रिसीट, यानी कि अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट पेमेंट्स अगर ज्यादा है हमारी करंट अकाउंट रिसीट से तो हमें देखने को मिलेगा क्या, हमें देखने को मिलेगा डेफिसिट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं सर, राइट। जनरली याद रखना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ डेफिसिट की, वो जनरली आता है किसकी वजह से, ये आता है बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसीट। यानी कि अगर मैं ऑटोनोमस पेमेंट्स की बात करूं, जब हमारी ऑटोनोमस पेमेंट्स जो होती हैं वो हमारी ऑटोनोमस
रिसीट से ज़्यादा होती हैं तो हमें देखने को मिलता है बेटा क्या, डेफिसिट। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो सी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहना चाहिए। और अगर मैं इसका क्वेश्चन को और ज़्यादा हिंदी में अगर देख लेता हूँ, अगर हिंदी वाले बच्चों को कोई डाउट हो तो हिंदी वाले अगर समझना चाहते हैं तो उसको भी देख लेते हैं सर। और हिंदी में यह क्वेश्चन क्या कहता है, भुगतान संतुलन में घाटे से तात्पर्य डैश पर अधिकता से है, राइट। तो चालू खाता भुगतानों की चालू खाता प्रतिक्रियाओं से, पूंजीगत खाता भुगतानों की पूंजीगत खाता प्रतिक्रियाओं से, या फिर स्वायत्त भुगतानों की स्वायत्त प्राप्तियों से, या फिर समयोजित भुगतानों की समयोजित प्राप्तियों से, राइट। तो इसका होगा स्वायत्त भुगतानों की स्वायत्त प्राप्तियों से, राइट। तो इसकी वजह से जो होता है वो डेफिसिट हमारा जनरली देखने को मिलता है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न मैं देख लेता हूं एक बार, और अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, और क्या कहता है, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। यानी कि मनी एक एसेट है, हमें पता है सर कि मनी एक क्या है, एसेट है, पता है सर, जानते हैं, राइट, जिसको स्टोर किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, राइट। मनी क्या है, एक एसेट है जिसको स्टोर किया जा सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए और यूज किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, दिए गई स्टेटमेंट के आधार पर आइडेंटिफाई करिए कि मनी किस तरह का फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द मनी। यहाँ पर मनी के द्वारा कैसा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो कहते हैं इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी किस तरह का फंक्शन जो है वो जनरली यहाँ पर प्ले करने वाला है, उससे रिलेटेड बात यहाँ पर की गई है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, देखिए क्या कहता है अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जो है एक मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑप्शन सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑप्शंस बात करते हैं किसकी, फंक्शंस ऑफ द मनी की। किसकी बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस। क्लियर है सर इतनी बात? जी सर क्लियर है इतनी बात। ये क्या है, सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मनी है। जी सर। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक मेजर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल है सर, लेकिन हमें आंसर करना है ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट के लिए। और डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है सर, डेफर्ड पेमेंट बेसिकली बात करता है हमारी फ्यूचर पेमेंट से। किससे रिलेटेड है सर, ये हमारी फ्यूचर पेमेंट से रिलेट करता है और फ्यूचर पेमेंट्स की बात करता है। तीसरा एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, या फिर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक माध्यम है एक्सचेंज का। और अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की जाए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक प्राइमरी फंक्शन है मनी का। क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। तो पूछा गया कि मनी अगर एक एसेट के तौर पर उसको स्टोर किया जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे कि यहाँ पर भी स्टोर्ड वर्ड का यूज किया गया है और ऑप्शन के अंदर भी आप लोगों को स्टोर ऑफ वैल्यू दिखाई गई है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो रहने वाला है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहने वाला है, राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी, राइट। आप एक सिचुएशन मानिए, कहता है कि जहां पर भारत की जो करेंसी है, और भारत की करेंसी क्या है बेटा, रुपीस है। तो भारतीय करेंसी के अंदर क्या आता है बेटा, डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है सर। तो क्या कहता है, कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, भारत की करेंसी डेप्रिशिएट होती है किसके साथ में, इंटरनेशनल मार्केट के साथ में। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आरबीआई क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो परचेज करेगा इंडियन करेंसी को कहां पर, ओपन मार्केट से। यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जनरली क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन बोलता है कि भारत की जो करेंसी है यानी कि रुपीस जो है वो डेप्रिशिएट होती है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि भाई अब मैं ओपन मार्केट में जाऊंगा और करेंसीज को परचेज करूंगा। तो अब ये आपसे पूछा गया, कहता है दिस रिप्रेजेंट डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम बताता है। तो हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि अगर मैं एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करता हूं तो एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास क्या, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा हमारे पास आता है क्या,
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक फिक्स्ड आता है और एक हमारे पास क्या होता है सर, फ्लेक्सिबल होता है। अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करता हूं तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो करेंसी की वैल्यू है वो बेसिकली डेप्रिशिएट या फिर एप्रिशिएट की जाती है, राइट। यहाँ पर डेप्रिशिएशन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ पर क्या होता है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। लेकिन यहाँ पर कौन करता है इसको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट का रोल रहता है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो है हमारी मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती हैं कि करेंसीज की वैल्यू किस तरह से चलने वाली है। और मार्केट फोर्सेस से मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट फोर्सेस के अंदर जो डिमांड और सप्लाई है वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी कि किस तरह से वैल्यू ऑफ द करेंसी चलने वाली है। और जब मैं फिक्स्ड की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। तो अगर मैं इसका समझाने का मतलब अगर आप लोग को बताऊं तो इसका मतलब है कि सर फिक्स का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा राइट करेंसी को देखा जाएगा कि करेंसी को किस तरह से मैनेज करना है, राइट। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा क्या, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या, रीवैल्यूएशन। क्या आता है बेटा, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। क्या आता है, रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ पर रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब मार्केट फोर्सेस के द्वारा यही कॉन्सेप्ट किया जाए तो मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या आता है बेटा, यहाँ पर होता है डेप्रिसिएशन एंड सेकंड, राइट, डेप्रिसिएशन एंड सेकंड इज एप्रिसिएशन। क्या होता है बेटा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, राइट। अब ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर मैं डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को समझाता हूं तो जैसे कि अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 80 रुपये है और अगर उसी एक यूएस डॉलर की वैल्यू जो है 90 रुपये हो जाती है तो इसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। भारतीय करेंसी का डीवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन होने वाला है। डीवैल्यूएशन देखा जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर और हमारा डेप्रिसिएशन देखा जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो भी क्या करता है बेटा, इसको मैनेज करने की कोशिश करता है। तो जब आरबीआई जो है वो अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश करेगा तो उसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है और उसको क्या बोला जाता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोला जाता है उसे, मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोला जाता है। इसीलिए जब आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट के अंदर जाकर इंडियन करेंसी को परचेज किया जाता है तो उसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। और मैनेज्ड फ्लोटिंग से इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आसान सी बातें इसके अंदर की गई, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर इफ इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 4 है, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है और बोला गया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 4 है और हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 30 करोड़ रुपए की है। ठीक है सर, द रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी, हमें क्या करना है, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो निकालना है, राइट। हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो क्या होता है सर, C इज इक्वल टू C बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय Y, राइट। क्या करूंगा, इसे Y से मल्टीप्लाई करूंगा, MPC नहीं MPS, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर K हमें दे रखा है तो हमें पता है कि K की वैल्यू क्या होती है सर, K इज इक्वल टू 1/MPS होता है। क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट, 1/MPS होता है। तो यहाँ पर अगर मैं K की बात करता हूँ तो K कितना आता है बेटा, 1/MPS, यानी कि K की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है ना। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो इसका मतलब कि K इज इक्वल टू 1/MPS और इसका मतलब कि 4 इज इक्वल टू 1/MPS और MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, MPS की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/4 यानी कि 0.25। क्या आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी, राइट। अच्छा, ये आ गया बेटा MPS,
सी, राइट। तो एम्पियर्स आ गया यहाँ पर। अब क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ तो हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, ये दोनों क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पर मिल जाता है, वो कितना आ गया बेटा, 0.25। तो हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, 0.75, यानी कि 0.75 हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है बेटा, C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 y, जो कि इसका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। और सही आंसर से इसका मतलब है सर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा बेटा, आंसर नंबर ए रहेगा इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग then the value of marginal propensity to consume would be, राइट। क्या कहता है, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ, है ना, अगर कहता है हमारी अगर नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम बढ़ जाती है, राइट, और नेशनल इनकम में जो इंक्रीज है वो किसकी वजह से है, वो सेविंग्स की वजह से। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू एस है, y में इंक्रीमेंट है उसकी वजह से सेविंग में भी इंक्रीमेंट है, तो y अपॉन एस कितना हो जाता है बेटा, 1, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्या होगी, इक्वल्स टू 1 होगी, यूनिटी के बराबर होगी। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ए है इसका, वो राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। ए आंसर बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, कुछ तो कहता है सर, क्या कहता है आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सर कि फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। दिए गए ऑप्शन में से हमें क्या करना है, करेक्ट पेयर्स को बिल्कुल सिलेक्ट करना है तसल्ली के साथ। सबसे पहला क्या कहता है सर, वेजिटेबल, हमें करेक्ट सही करना है, करेक्ट पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि बाकी सारे गलत है। वेजिटेबल ग्रोन इन दी पर्सनल गार्डन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, यानी कि जो मैं वेजिटेबल्स ग्रो करता हूँ, वेजिटेबल उगाता हूँ कहाँ पर, अपनी पर्सनल गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स को ग्रो किया, तो ये कैसी है, कहता है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, राइट। कैसी एक्टिविटी है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो समझ लेते हैं इसको भी कि सर ये सही है या नहीं है, जान लेते हैं, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है सर, एक कार जिसे यूज किया गया टैक्सी के तौर पर, एक कार को यूज किया गया टैक्सी के तौर पर, वो एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है, देख लेते हैं। एक एयर कंडीशनर जो है उसे यूज किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, ओके। आगे क्या बोला जाता है कि स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा जो विद्यार्थी है उनको क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वो स्कॉलरशिप भी क्या है, फैक्टर इनकम है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, और हमसे पूछा है कि सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि 3 ऑप्शन जो है वो गलत है, एक ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं जो स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स को दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये फैक्टर इनकम है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फैक्टर इनकम तो है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिक्स के अंदर बात करता हूं तो इनकम को मैं 2 कैटेगरी के अंदर रख सकता हूं। एक हमारे पास आती है बेटा फैक्टर इनकम, और एक मेरे पास आती है बेटा क्या, ट्रांसफर इनकम। क्या आती है बेटा, फैक्टर इनकम, और एक आती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो है बेटा जो हमारी अर्नड इनकम है। कैसी इनकम है बेटा, जो हमारी अर्नड इनकम है। और अगर मैं अर्नड इनकम की बात करता हूँ, अर्नड इनकम की बात करता हूँ, तो अर्न इनकम हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा कमाई जाती है। किसके द्वारा कमाई जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा कमाई जाती है। तो ये तो वन साइडेड पेमेंट है, राइट। और यूनिलेटरल पेमेंट्स यानी कि ट्रांसफर इनकम की बात करता हूँ तो ये कैसी होती है बेटा, ये यूनिलेटरल पेमेंट है। कैसी है बेटा, वन साइडेड पेमेंट है, तो ये यूनिलेटरल पेमेंट है। और यूनिलेटरल पेमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये कैसी इनकम है, बल्कि ये ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। और जब ये ट्रांसफर इनकम है तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। इट शुड नॉट बी द राइट आंसर टू दिस। एक एयर कंडीशनर हाउस होल्ड्स के द्वारा परचेज किया जाता है, राइट। हाउस होल्ड्स के द्वारा जब एयर कंडीशनर को परचेज किया जाए तो वो उसके कैपिटल गुड्स होंगे क्या? पहला प्रश्न हमारे माइंड में ये आता है कि इट शुड बी कैपिटल गुड्स। नहीं, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इट विल बी, राइट, इट विल बी कंजम्पशन गुड्स, राइट। या फिर इसके ऊपर जो किया जाएगा खर्चा उसको बोला जाता है बेटा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है ना। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? सी से किया जाता है। तो कैपिटल गुड्स तो नहीं होती है वो, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखता हूं, एक कार जिसको यूज किया जाता है टैक्सी के तौर पर, एक कार टैक्सी के तौर पर यूज होती है, तो जब वो कार टैक्सी के तौर पर यूज हो रही है तो वो कंज्यूमर गुड्स थोड़ी हुई बेटा, वो तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स गुड्स हुई, क्योंकि भाई आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इससे क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप तो इससे बेनिफिट ले रहे हैं। और कंजम्पशन गुड्स जनरली अपने कंजम्पशंस के लिए यूज की जाती है, अपने फायदे के लिए यूज की जाती है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं पर्सनल गार्डन के अंदर, वो एक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सर, ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक शौक के तौर पर भी किया जा सकता है कि अगर मान लो मैं अपने गार्डनिंग करता हूं तो मुझे एक शौक हो सकता है, मुझे इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये हमारी क्या है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। इसका मतलब ए का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसी के साथ और मैं एक क्वेश्चन और आया है, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है क्या, एक छोटी सी बात इसके अंदर डिस्कस करता है और बोलता है सर कि कंप्लीट द टेबल, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। और बोला गया हमारे पास प्रोड्यूसर दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया, और हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, और वैल्यू एडेड की बात करी। और बोला गया कि एक फार्मर है, फार्मर से कोई सामान आता है, आउटपुट देते हैं वो 2000 रुपये का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके अंदर नहीं है, और वैल्यू एडेड ही 2000 रुपये की है, ठीक है सर। फिर वो क्या होती है, फार्मर से वो बेकर के पास जाती है, बेकर उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर, और फिर वो रिटेल सेलर के पास जाती है। किसके पास जाती है? रिटेल सेलर के पास जाती है, ठीक है ना। तो जब वो रिटेल सेलर के पास जाती है तो रिटेल सेलर उसको 4400 रुपये में उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वो निकालता है, और वो कितना आता है, 4400 रुपये आता है। कितना आता है? 4400 रुपये आता है, ठीक है सर। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर निकालनी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको ये पॉइंट निकालना है, यानी कि 1 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, और ये निकालना है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रश्न है ये नेशनल इनकम से ये क्वेश्चन है। हाँ सर पता है ये तो, और नेशनल इनकम के अंदर से भी अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम का है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से ये क्वेश्चन है। अच्छा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से क्वेश्चन है जी सर। और अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स के अंदर भी ये बात करता है किसकी बेटा, ये कौन सा मेथड है, ये बात करता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड की। किसकी बात करता है? वैल्यू एडेड मेथड की बात करता है, राइट, यानी कि VAM वैल्यू एडेड मेथड है। और अगर मैं वैल्यू एडेड मेथड की बात करता हूं तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या होता है, तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है यानी कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करता हूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा बेटा, राइट। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट का मतलब है बेटा हमारी फाइनल गुड्स या फिर फाइनल आउटपुट, उसमें से अगर मैं इंटरमीडिएट आउटपुट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस कर दूं तो हमारा निकाला जा सकता है, राइट। अब आइए इसमें समझते हैं। तो आउटपुट कितना निकला बेटा? 2000। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें कुछ थी ही नहीं, तो 2000 पे ही वैल्यू ऐड हुई, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा? 2000 की हुई इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसके अंदर क्या की गई बेटा? 2000 की वैल्यू ऐड फिर की गई बेटा 2000 रुपये की। तो 2000 रुपये में 2000 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई। इसका मतलब आउटपुट कितने का निकल कर आया बेटा? 4000 का निकल कर आया। कितने का निकल कर आया? 4000 का निकल कर आया। और 4000 का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो 4000 इसकी वैल्यू निकल कर आई बेटा, ठीक है सर। तो अगर इसकी 4000 वैल्यू है बेटा तो 4 और 4 8000 होते हैं, और 2 10,000 होते हैं, और ये 10,400 होते हैं। तो 10,400 हमारा बी हो गया। सेकंड क्या हो गया बेटा? 10,400। और 10,400 का मतलब या तो ए ऑप्शन होगा, या तो बी ऑप्शन होगा, या तो सी होगा, यानी कि तीनों ही हो सकते हैं भैया, अभी आंसर है ना। अब आ जाते हैं थर्ड वाले केस के अंदर। अच्छा, थर्ड वाले केस के अंदर क्या बोलता है? थर्ड वाला केस आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, है ना। तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कैसे सर? ये 6000 है, ये 2000 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो 6000 में से 2000 गए तो कितना होता है बेटा? 4000 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 4000। तो इसकी वैल्यू क्या हुई बेटा? 4000, 10,400,
4,000, राइट। तो 4,000 यहाँ भी है, 4,000 यहाँ भी है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया फिर से। अब इन दोनों में से कोई बचता है बेटा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फोर्थ की बात करूँ तो 2,000, 2,000, 4,000 और ये 4,000 प्लस 400, 4,400 होता है। और 4,400 आते ही इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बी रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? सेवंथ क्वेश्चन कहता है सपोज द प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 टू 80 रुपीज ओइंग टू द मार्केट फोर्सेस। यानी कि मार्केट फोर्सेस की वजह से, और मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। किसकी वजह से बेटा? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से, या फिर डिमांड और सप्लाई की वजह से जो पाउंड है, जो यूके पाउंड है, उस यूके पाउंड की वैल्यू 70, राइट। उस यूके पाउंड की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो जाती है, राइट। एक यूके पाउंड दिया जाता है, पहले 70 रुपये में मिलता था। एक यूके पाउंड की वैल्यू पहले 70 रुपये थी, यानी कि एक यूके पाउंड लेने के लिए मुझे 70 इंडियन रुपीस देने पड़ते थे। पहली कहावत ये थी, पहली बात ये थी। दूसरा क्या हुआ बेटा? एक के बदले में अब करंट सिचुएशन क्या है? मुझे 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है और कैसा है बेटा? ये पूछा है ना मार्केट फोर्सेस के अंदर, तो यानी कि ये बात कर रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। किसकी बात कर रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की इसके अंदर बात की जाती है। ओके सर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है। जी सर। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ पर दो चीजें देखी जाती है बेटा, या तो डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, या तो बेटा क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है, राइट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन होता है या फिर एप्रिसिएशन होता है। तो इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो 70 रुपये से 80 रुपये हो गई। इसका मतलब कि पहले 1 पाउंड लेने के लिए अगर हमें 70 रुपये देने पड़ते थे, तो अब 1 पाउंड लेने के लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब करेंसी की वैल्यू में कमी आई है, डेप्रिशिएट हुई है करेंसी की वैल्यू। और डेप्रिशिएशन इसका इसलिए राइट आंसर होगा, और डेप्रिशिएशन का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। सो बी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा? बी होगा। इसलिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही रहने वाला है, राइट। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सपोज कंट्री एक्स, क्या कहता है? कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन। कंट्री एक्स के अंदर क्या है? ज्यादा इन्फ्लेशन है। ओके, देन कंट्री वाई। कंट्री एक्स के अंदर क्या है बेटा? ज्यादा इन्फ्लेशन है। क्या कहता है? कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई। ठीक है सर। तो यानी कि कंट्री एक्स के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच अ केस एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। यानी बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखिए। यानी कि बात करता है सिट्रस पेरिबस की। किसकी बात करता है? बात करता है सिट्रस पेरिबस की। बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो कहता है क्या हुआ? एक कंट्री है एक्स, राइट, इसमें ज्यादा इन्फ्लेशन है, राइट, देन वाई। तो क्या होने वाला है सिचुएशन के अंदर? अब जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? ज्यादा इन्फ्लेशन का मतलब है कि सर करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो वाई पर्सन जो है वो ज्यादा क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। भैया क्या करने वाला है? वाई पर्सन ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है। क्या करेगा? ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। क्यों एक्सपोर्ट करेगा सर? इसके पीछे कारण है क्योंकि पहले अगर उसे $1 के बदले में 70 रुपये मिलते थे, तो अब $1 के बदले में उसे 80 रुपये मिल जाएंगे। तो वह एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो क्या देखा जाता है, राइट। तो इसका मतलब है राइज इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई। एक ये है अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन द कंट्री एक्स, अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री एक्स, अ राइज इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई, और अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री वाई। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी वजह से क्या होगा? एक एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट, कंट्री एक्स से कंट्री वाई के ऊपर। चलिए
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सर कुछ तो कहता है, क्या कहता है ये समझते हैं। कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। पहले हमें असर्शन दे रखी है और फिर हमें कारण दे रखा है। पहले हमें एक स्टेटमेंट दी और फिर उसका कारण बताने का प्रयास किया कि उसका कारण क्या है, राइट। तो चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, दिए गए ऑप्शन में से सही अल्टरनेटिव्स को हमें चूज करना है। और बोला गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। और देखो दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है और दो तरह की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। एक इनवॉलंटरी होती है और एक हमारे पास वॉलंटरी होती है। क्या होती है बेटा? वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि जॉब्स अवेलेबल तो है, जॉब अवेलेबल है, लेकिन एक पर्सन जो है वो जॉब नहीं करना चाहता है और इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। दैट कारण कुड बी द एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी कि जॉब तो अवेलेबल है लेकिन एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, उस वेज रेट के ऊपर एक पर्सन काम नहीं करना चाहता है, तो उसको बोला जाता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है जानबूझकर काम नहीं कर रहा है। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि भाई वो काम तो करना चाहता है, राइट। पर्सन इज विलिंग टू वर्क। यहां पर पर्सन जो होगा वो क्या होगा? विलिंग टू वर्क होगा। काम तो वो करना चाहता है लेकिन काम अवेलेबल ही नहीं है करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। काम तो करना चाहता है लेकिन काम अवेलेबल ही नहीं है। और इसी चीज को तो बाद में जाकर समझाया गया था किसके अंदर? ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का, ये जो हमारे द्वारा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, इस एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बात ही करता है बेटा किस चीज़ की? बात करता है हमारी, राइट, किसकी? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था सबसे पहले? याद होगा तो वो ईयर आप लोग क्वेश्चन मार्क में लिख रहा हूँ, वो ईयर आप लोग बताएंगे कि वो ईयर कब था? जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। और जब ग्रेट डिप्रेशन देखा गया तो आपके एक इकोनॉमिस्ट, राइट, उनका नाम था, क्या नाम था उनका? J.M. काइंस, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से समस्या के बारे में बताते हैं कि क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही, राइट। तो पहला क्या बोला गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगर बात करें तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है, राइट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वहाँ पर बात होगी क्योंकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा कि रिसोर्सेस पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाए, और वो तभी हो पाएंगे जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वॉलंटरी हो सकती थी कि जानबूझकर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो देखी जा सकती है कि इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इनवॉलंटरी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जा सकता है। अगला क्या कहता है? रीजन क्या कहता है? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन all willing and able bodied people get employment at prevailing wage rate। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी लोग काम करना चाहते हैं और जो भी एबल पर्सन है उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट और प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो हमारा यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। बोथ गलत सही गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। तो ये क्वेश्चन संभवतः सही होना चाहिए, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए मेरे अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। मनी सप्लाई M1 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो क्या M1 के अंदर, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट करके, अंदर कमेंट करेंगे और मुझे इसका आंसर आप लोग काफ़ी ज़्यादा बताने वाला है, क्योंकि बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को बात कर लूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर मैं मनी सप्लाई की बात करता हूँ तो मनी सप्लाई को जनरली मेज़र किया जाता है। अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूँ तो मनी सप्लाई को मेज़र किया जाएगा, इसके 4 कंपोनेंट हमारे पास है। एक हमारे पास M1 है, एक हमारे पास M2 है
एक हमारे पास बेटा M3 है और एक हमारे पास क्या है बेटा M4 है। तो M4 M1 के अंदर, M2 के अंदर, M3 के अंदर और M4 के अंदर क्या आता है, क्या आता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि सर अब एक और चीज बताए तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा नैरो मनी। क्या बोला जाता है इसे? नैरो मनी भी बोला जाता है। ओके, नैरो मनी भी बोला जाता है सर, बिल्कुल बोला जाता है। अब मुझे आप बताएंगे कि M2, M3 और M1 को क्या बोला जाता है? क्या ये तीनों के तीनों ब्रॉड मनी बोला जाता है? क्या इन्हें ब्रॉड मनी बोला जाता है? ये तीनों को ही बोला जाता है या फिर ये तीनों का अलग अलग मतलब है? और नैरो मनी और ब्रॉड मनी से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो आप बताएंगे कि पहला स्टेटमेंट क्या ऑप्शन आप आंसर करेंगे। मैं आपके लिए स्टेटमेंट बता देता हूं कि मनी सप्लाई जो है इंडिया के अंदर यानी कि M1, मनी सप्लाई M1। क्यों? क्योंकि सर M1 ही आप लोगों के सिलेबस में है। M2, M3 और M4 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूछा भी नहीं गया है आप लोगों से। तो क्या बोलता है कि M1 का मतलब है असेट्स अवेलेबल, क्या कहता है सॉरी, इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्या जो डिमांड डिपॉजिट अवेलेबल है कमर्शियल बैंक के पास उसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया जाता है, ऐसा बोला गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मनी सप्लाई रेफर्स टू एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो M1 बेसिकली बात करता है जो एसेट्स अवेलेबल है कमर्शियल बैंक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसकी बात करता है। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको उत्तर करना है कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी फॉल्स है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। क्या स्टेटमेंट है आप इसका आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ लीनियर कंजम्पशन कर्व टेक्स अ पैरेलल शिफ्ट डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? कंजम्पशन कर्व जो है, कंजम्पशन कर्व अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, या फिर डबल हो जाएगा, या फिर नो चेंज? तो इंक्रीज देखा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। गिव वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको कारण बताने हैं। अब देखो भैया एक चीज ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या चीज ध्यान से समझनी है, आपको कारण बता रहे हैं ना, कारण बताओ कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत है। यह प्रश्न 3 नंबर का है और 3 नंबर बेसिकली इसको 2 पार्ट में बांटा जाएगा। एक आपका 1.5 मार्कर यहां पर है और दूसरा 1.5 मार्कर आपके ये है ना, 2 चीजें हैं। तो क्या पूछा गया है, जो डिविडेंड रिसीव होता है कहां से? इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट कहां पर? जो बाहर कर रखी है, इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब मैं बात करता हूं अकाउंट्स की तो हमारे पास पता है 2 अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए, राइट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, लेकिन अभी बात करेंगे 2 अकाउंट के बारे में। एक करंट अकाउंट होता है और एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो करंट अकाउंट के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, विजिबल ट्रेड्स को लेते हैं। विजिबल ट्रेड्स आर बेसिकली टेकन। और दूसरा हम इसके अंदर बात करते हैं नॉन विजिबल ट्रेड की। किसकी बात करते हैं? नॉन विजिबल ट्रेड की। विजिबल ट्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बात की जाती है गुड्स की, और नॉन विजिबल ट्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बात की जाती है हमारी सर्विसेज की। किसकी बात होती है? सर्विसेज की बात इसके अंदर की जाती है जनरली। तो अगर डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कहां पर है? बाहर है। अच्छा, तो बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब है कि सर हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट बाहर करी है, तो वहां से क्या होगा बेटा? पैसा आएगा, राइट। तो हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट्स की और मैं बात करता हूं इंपोर्ट की, तो यहां पर तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं तो रिटर्न इंडिया के अंदर आएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। जी सर, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में शो होते हैं तो ये कहां पर होगी? क्रेडिट साइड में होने वाली है। अभी कैपिटल अकाउंट में होगी शो या फिर करंट अकाउंट के अंदर होगी?
कहां पर होगी? तो देखिए बेटा, सीधे से ध्यान से समझना कि अगर किसी भी कारण वजह से, किसी भी कारणों की वजह से अगर मेरी एसेट और लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, राइट, तो वो हमारी क्या होती है? अगर मेरी एसेट और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट देखा जाए तो उसको, उन ट्रांजैक्शंस को जनरली हम स्टोर करते हैं कहां पर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहां पर स्टोर करते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो डिविडेंड जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन करेंगे, इसका रीजन बताएंगे, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस को स्टोर किया था और कैसे। दूसरी बात बोली जाती है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। दूसरी चीज आप लोगों को क्या समझानी है कि अगर मैं डेप्रिशिएट कर देता हूं भारतीय करेंसी को, तो देखो भैया एक और फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन, और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ सर? कि जब मैंने एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करी, किसकी बात करी? जब मैंने एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करी, तो एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारे पास सर दो सिस्टम है। एक हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक हमारे पास क्या है सर? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और दूसरा हमारे पास क्या है सर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। क्या है सर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमें पता है कि जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारा क्या होता है? हमें पता है सर, यहां पर हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, यहां पर हमारी क्या होता है बेटा? डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है। और अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करूं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन होता है और साथ ही साथ में हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। अब इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन कर दिया जाए, इंडिया का ही नहीं किसी भी करेंसी का अगर डेप्रिसिएशन कर दिया जाए तो उस डेप्रिसिएशन की वजह से क्या इंपैक्ट होता है? तो यहां पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं बात करता हूं इंडिया करेंसी की डॉलर के संदर्भ में, अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 70 रुपए है और उसी एक यूएस डॉलर की वैल्यू 80 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय करेंसी यहां पर क्या हो रही है बेटा? डीवैल्यूएट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? यहां पर डीवैल्यूएट हो रही है। अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करूं और अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर करेंसी का क्या हो रहा है बेटा? डेप्रिसिएशन हो रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कहाँ है? इंडिया के बाहर है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो क्या करेगा बेटा? वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा इंडिया के अंदर, यानी कि ज्यादा इंपोर्ट किया जाएगा, यानी कि ज्यादा कोशिश करेगा इन्वेस्ट करने की, राइट। तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इसकी वजह से, है ना। तो क्या कहता है बेटा? एक यूएस डॉलर अगर 70 रुपए में मिल रहा है और अगर एक यूएस डॉलर 80 रुपए में मिल रहा है तो इसको क्या मिलने वाला बेटा? यहां पर बेनिफिट होने वाला है। कितने का? 10 रुपए का। तो वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके अंदर क्या करे? इन्वेस्ट करे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 पॉइंट आपको बताकर, 2-3 पॉइंट बताकर, राइट। अगला क्वेश्चन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटेड ट्रांजैक्शंस क्या है? ये आप लोगों को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं या फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है? किसका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? इसको अगर करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए बता देता हूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक राइट ऐसे बनाना है जिसमें आप लोग कंपैरिजन करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। और कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसके अंदर क्या? ऑटोनोमस लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप लोग, राइट। और उसके दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग क्या? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात करेंगे किसकी?
अकोमोडेटिंग ट्रांसैक्शंस की, इन दो चीजों की आप लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और बॉक्स बनाकर आप लोगों ने सिंपली पॉइंट वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, एक तो पहले दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन दो, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन दो, और दूसरा पॉइंट क्या है कि कौन सी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या ऑटोनोमस जो है वो डिपेंड करती है एकोमोडेटिंग के ऊपर, या एकोमोडेटिंग जो वो डिपेंड करती है ऑटोनोमस के, उसके बारे में बताओ। और तीसरा एक एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो कि कहाँ पर ऐसा देखा जाता है, दोनों के इसके अंदर जो है एग्जाम्पल दे दो, राइट। तो इस तरह से आपके 1.5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, और कोई काटना भी चाहे तो चाहकर भी नहीं काट पाएगा बेटा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर हमें जनरली क्या होते हैं बेटा, करने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द हिंदू। हिंदू के अंदर क्या है बेटा, एक न्यूज, हिंदू क्या बेटा आप लोगों को पता है, हिंदू बेसिकली क्या बेटा हमारा न्यूज़पेपर है ना। तो एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज छपती है कब, 6 अगस्त 2022 को, और वो न्यूज क्या कहती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किससे रिलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करती है, रेज द रेपो रेट बाय द 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट से जो हमारा रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया गया। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या कारण है और क्या स्टेप जो है ये लिए गए और क्यों लिया गया ये स्टेप, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है तो कैसे करना है ये सब आप लोगों को पता है। मैं आपको इसका बेस सोचने का तरीका बताता हूं कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सोचना है और कैसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, जब आप लोगों ने क्वेश्चन देखा तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले ये क्लिक करेगा, ये जो क्वेश्चन आया है ये कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारा मनी एंड बैंकिंग से है। सबसे पहली बात माइंड में हमारे क्लिक हो गई कि मनी एंड बैंकिंग से है। और मनी एंड बैंकिंग के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो ये जनरली बात कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। किससे बात कर रहा है ये, मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा इशू की जाती है सर, हमें तो पता है आरबीआई के द्वारा, और वही तो की जा रही है उसके द्वारा इशू। कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए आरबीआई के पास क्या होता है बेटा, ये आरबीआई के द्वारा क्यों लेकर आई जाती है, सबसे पहली बात तो ये है सर, क्या करने के लिए, हमारी जो इन्फ्लेशन है और हमारी जो डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो हमें पता चल गया। अब ये मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या है बेटा, टूल्स है। क्या है हमारे पास, वी हैव टूल्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। और वो टूल्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास सर 2 टूल्स होता है, एक हमारे पास सर क्वालिटेटिव टूल्स है। क्या बेटा, क्वालिटेटिव टूल्स है। और दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव टूल्स है। कौन से टूल्स है हमारे पास, क्वांटिटेटिव टूल्स है। ये 2 टूल्स होते हैं ना। और क्वांटिटेटिव की बात करता हूँ तो क्वांटिटेटिव के अंदर पता है सबको हमको कि क्या आता है, नंबर्स आता है। और क्वालिटेटिव के अंदर जनरली हम बात करते हैं क्वालिटी की, राइट। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या आता है बेटा, रेपो रेट आता है ना। फिर हमारा क्या आता है बेटा, रिवर्स रेपो रेट आता है, एसएलआर आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, फिर बैंक रेट आता है। और वहीं पर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो यार यहाँ पर हमारा देखा जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, और मॉरल सुएशंस, ये जनरली यहाँ पर देखे जाते हैं। और भी चीजें यहाँ पर आती है, राइट। तो अब आप लोगों से पूछ लिया गया कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि इसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर रेपो रेट जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट अगर कर दिया जाए तो इसके क्या फर्क होंगे। तो सबसे पहले अब आपको इसका आंसर करना है तो आप बेसिकली इस तरह से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि रेपो रेट का मतलब क्या है, और उसके बाद आप ये बता पाएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे रिलेट करके। और जब आप रिलेट करके आंसर देंगे तो एग्जामिनर आपके आंसर से प्रभावित होगा, और जब वो प्रभावित होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे दिए जा सके। नाउ अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका
राइट, एक्सेस डिमांड से, राइट। ए प्लान्ड सेविंग एक्सीड्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर सेविंग्स ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, ध्यान से समझ लो, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। सेविंग ज्यादा है इसका मतलब लोग जो है वो खर्चा कम करेंगे, लोग जो है वो खर्चा कम कर रहे हैं या फिर कम करना चाह रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कम होगा। और जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि गुड्स जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। क्या होगी बेटा? कम प्रोड्यूस किया जाएगा गुड्स को, और जब गुड्स का प्रोडक्शन जो है बेटा वो कम हो जाएगा तो इसकी वजह से लोगों की जॉब जो है वो चली जाएगी, तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी डिक्लाइनमेंट आएगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? पैसे को सेव कर रहे हैं, राइट। और जनरली ऐसा तब होता है जब लोगों का थोड़ा सा भरोसा, ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट से, सरकार से उठने लग जाए, तो ये परिस्थितियां जनरली देखी जाती है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि अगर एक्सेस प्लान्ड सेविंग ज़्यादा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा? राइट, इनकम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इनकम कम होगी, आउटपुट भी कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा। तो इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्लान्ड सेविंग का मतलब क्या है, उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर आप लोग इसका इम्पैक्ट जो है वो बताएंगे इसके ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा, और अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना ज़्यादा आसान है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? आपका मनी एंड बैंकिंग। क्यों सर? क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइजर। अब हमें क्या पता है सर? हमें पता है कि जो सेंट्रल बैंक है, कौन सा बैंक है सर? हमारा जो सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक किसे बोला जाता है? सेंट्रल बैंक सर हमें पता है हमारे आरबीआई जो है, राइट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है। सेंट्रल बैंक के द्वारा बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और एक फंक्शन उसमें से क्या है कि वो भारतीय सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का एजेंट भी है और भारतीय सरकार का वो एडवाइज़र भी है। और अगर मैं एजेंट और एडवाइज़र की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एजेंट की बात करता हूं तो यानी कि यहाँ पर एजेंसी का रिलेशनशिप है, यानी कि प्रिंसिपल और सर्वेंट का रिलेशन, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या करता है? काम करेंगे। यानी कि भारतीय सरकार का बेसिकली बैंक जो है वो ये है। जिस तरह से लोग डीलिंग करते हैं किसके अंदर? कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर। लोग किस में डील करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर डील करते हैं। और उसी तरह से जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की डीलिंग किसके साथ रहती है? सेंट्रल बैंक के साथ रहती है, आरबीआई के साथ रहती है। और आरबीआई का क्या है बेटा? ये एजेंट है, क्योंकि आरबीआई के भी यहाँ पर काम करता है। और अगर मैं एजेंट के तौर पर बात करूँ तो ये एजेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी आती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यही बैंक है। तो एजेंट है, एडवाइजर है। एडवाइजर क्यों है? क्योंकि टाइम टू टाइम इसके द्वारा क्या की जाती है बेटा? सजेशंस जो है वो दी जाती है। टाइम टू टाइम पर सजेशंस जो है वो दी जाती है। और किसे सजेशन दी जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतीय सरकार को अगर किसी तरह की सजेशंस की रिक्वायरमेंट है, किसी तरह की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें सजेशंस चाहिए कि भाई रेपो रेट को बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर सजेशंस भारतीय सरकार को चाहिए, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पर भारतीय सरकार को आवश्यकता पड़ सकती है, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है क्या करने की? सजेशंस लेने की। तो उस सिनेरियो के अंदर वो मदद ले सकता है किसकी? आरबीआई की। या तो ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो अब ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो 4 पॉइंट तो आप एटलीस्ट इसके अंदर बताएंगे। कैसे? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि गवर्नमेंट एजेंट के तौर पर ये कैसे काम करता है और गवर्नमेंट एडवाइजर के तौर पर कैसे काम करता है, और उसको 4 पॉइंट्स के तौर पर यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया, और ये भी क्वेश्चन कहाँ से? क्वांटिटेटिव टूल्स है। और क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर अब क्या पूछा गया?
डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। पहले रिवर्स रेपो रेट बताओ और ये किस तरह से कंट्रोल करता है, मदद करता है क्रेडिट क्रिएशन में कमर्शियल बैंक के द्वारा, राइट। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है और क्रेडिट क्रिएशन में ये किस तरह से मदद करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का एक सिंपल सा मतलब है जिसको आप यहाँ पर आप मनी मल्टीप्लायर की मदद से चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि सर देखिए क्या होता है, जनरली जो कॉमर्शियल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक अगर हाउस होल्ड से अगर पैसा लेते हैं तो हमें पता है कि कॉमर्शियल बैंक का बेसिकली काम क्या है, वो पैसे को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हाउस होल्ड से पैसे को मोबिलाइज किया जाता है किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कहाँ पर मोबिलाइज किया जाता है? उसको दिया जाता है किसको? इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ दिया जाता है, चीज़ें दिया जाता है। अब ये मोबिलाइज तो करेंगे, इनके द्वारा पैसे को, फंड्स को मोबिलाइज तो किया जाएगा, ठीक है ना। और मोबिलाइज करते ही राइट क्या हो जाएगा? फंड जाएगा। लेकिन जनरली अगर हाउस होल्ड 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो पैसा सर्कुलेट होता है या फिर जो पैसा क्रिएट किया जाता है वो कई गुना होता है, कई गुना ज़्यादा। यानी कि अगर मान लो 1000 रुपये सर्कुलेट हो रहे हैं तो जो पैसा बनेगा वो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये बनेगा। वो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो इस क्वेश्चन का अगर सही उत्तर अगर मुझे देना हो तो मैं कैसे दूंगा? सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है रिवर्स रेपो रेट आखिर होता क्या है, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, राइट, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। और क्रेडिट क्रिएशन के बाद इसका एक एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अगला प्रश्न ये कहता है स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली। बहुत ज़्यादा ध्यान से आइए और समझिए इस पिक्चर्स को, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग यहाँ पर कर दीजिए। ऐसा कुछ आप लोगों से पूछा गया कि सर आप क्या करिए, यहाँ पर क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के आंसर कर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चंस के आंसर सर हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस लेकिन क्या कहता है? स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली। ओके, पढ़ेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू से क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट के अंदर हम रिसीट और पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ है और जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट के खर्चे हैं उन सोर्सेज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, पता है सर हमें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो स्टेट है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके जो टैक्स रेवेन्यूज है वो कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है सर। कहाँ से आता है? सेल्स एंड ग्रोस रिसीट टैक्स, राइट, टैक्स आता है, सेल्स एंड ग्रोस रिसीट टैक्स है, ठीक है। प्रॉपर्टी से टैक्स आता है, मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस आती है, फाइन्स आते हैं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स आता है 20%, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता है 3%। तो क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉमन नॉलेज एंड पिक्चर। देखो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस की प्रतिज्ञा ले रहा है, यानी कि कॉमन नॉलेज के बेसिस पर जो आपको ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करिए बेसिकली। तो क्या बोलता है? आंसर द फॉलोइंग कैटेगरीज, राइट। सबसे पहले क्या बोला गया? कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन द पिक्चर इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट के अंदर क्या होता है सर, है ना। तो टैक्स रिसीट के अंदर जो टैक्स से पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो टैक्स रिसीट है, और जो नॉन टैक्स का मतलब क्या है, जो है जो टैक्स से पैसा नहीं कलेक्ट किया जा रहा है। तो देखो भैया, टैक्स का मतलब हमारे दोनों टाइप के टैक्स है ना, एक डायरेक्ट टैक्स भी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो गया। इसके थ्रू अगर पैसा कलेक्ट किया जा रहा है तो ये क्या है बेटा? टैक्स रिसीट है। क्या है बेटा? ये टैक्स रिसीट है, ठीक है सर, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया हमें। अगर मैं फीस, फाइन्स, अगर मैं इन सब की बात करता हूं, फीस और फाइन की अगर मैं बात करता हूं, तो फीस और फाइन गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं। फीस और फाइन क्या है गवर्नमेंट के लिए? ये भी रिसीट है, लेकिन ये नॉन टैक्स रिसीट है, ये नॉन टैक्स रिसीट है, ये टैक्स रिसीट नहीं है यहाँ पर। दिस इज नॉट टैक्स रिसीट। तो यहाँ पर अगर बात किया तो देखो, ये जो इनकम टैक्स है ये टैक्स रिसीट है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टैक्स रिसीट है, रिसीट टैक्स टैक्स रिसीट है, प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स रिसीट है, ये लाइसेंस फीस, ये फीस जो है ये नॉन टैक्स रिसीट है। कैसी है? नॉन टैक्स रिसीट है। फाइन्स नॉन टैक्स रिसीट है। फाइन क्या है बेटा? नॉन टैक्स रिसीट है यहाँ पर।
अच्छा चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, और इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, थोड़ा बड़ा सा है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर। सरकार के द्वारा अब ज्यादा कोशिश की जा रही है कि वो क्या करें, ज्यादा पैसे को खर्च करें। किसके ऊपर पैसे को खर्च करें? फ्री सर्विसेज, फ्री सेवाएं देने के ऊपर, ताकि ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा हेल्थ सेक्टर जो बेहतर किया जा सके। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसीज इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम। तो क्या बजटरी पॉलिसीज बेसिकली इशू किया सकती है? तो आप लोगों को पता है कि बजट बेसिकली बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि इनकम का इक्विटेबली एलोकेशन हो सके, इनकम को किस तरह से एलोकेट किया जा सकता है इक्वली, उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके, राइट। वहाँ पर बेसिकली बजट के अंदर जो सरकार है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उन दो ऑब्जेक्टिव को उनके द्वारा अचीव करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला वो होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव, कि ग्रोथ के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, हमें पता है इस चीज़ के बारे में कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर क्या कर सकती है सरकार, कि अगर सरकार के पास जो पैसा आता है, यानी कि जो फंड्स आते हैं, उस फंड्स के एलोकेशन के बारे में बता सकती है कि उस फंड्स को एलोकेट कैसे करना है। एलोकेशन के अंदर अगर मुझे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर अच्छा करना है तो इसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर क्या करूँगा, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगा, और कोई बात इसके अंदर नहीं है। Suppose in a financial year the GDP at market price of a country was 1100 crore, net factor income from abroad was 100 crore, the net indirect taxes was 150 crore and national income was 850 crore. Calculate the value of depreciation on the basis of above information. ऊपर दिए गई इंफॉर्मेशन के अनुसार डेप्रिसिएशन की कीमत निकालिए। ठीक है सर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दे दी गई, हमें बोला गया कि आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। ओके सर, मान लिया मैंने। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है सर? 1100 करोड़ है। कितना है? 1100 करोड़ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA मुझे दे दिया गया, और NFIA बोला गया कितने का है बेटा? 100 करोड़ का है। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे बता दिए गए कि मेरे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कितने के हैं? 150 करोड़ रुपए के हैं। और मुझे क्या बोला गया कि जो मेरी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम जो है, वो नेशनल इनकम जो है वो कितने की है बेटा? 850 करोड़ रुपए की है। कितने की है? 850 करोड़ रुपए की है। तो इसके अनुसार मुझे क्या करना है? निकालना है डेप्रीशिएशन, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, 150 करोड़ के। तो ये कैसे निकाले जा सकते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे दिया मुझे। NFIA की अगर मैं बात करता हूं तो NFIA अगर मैं ग्रोस के अंदर ये ऐड कर लेता हूं तो ये हमारी GNP एट मार्केट प्राइस हो जाएगी, राइट। और NIT अगर मुझे दे रखा है, तो अगर देखो डेप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे निकालना पड़ेगा ग्रोस का कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्रोस से मुझे जाना पड़ेगा किसकी तरफ? नेट की तरफ। ग्रोथ से मुझे नेट की तरफ जाना पड़ेगा अगर डेप्रिसिएशन चाहिए। तो कैसे निकल सकता है? नेशनल इनकम दे दिया सीधे सीधे। तो अगर मैं नेशनल इनकम में से इस कंपोनेंट को क्या करता हूँ, देखो जीडीपी है, जीडीपी में से ये पॉइंट माइनस करो, NFIA को ऐड करो और NIT को माइनस करो, तो इससे क्या होगा बेटा? आपको जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है या फिर डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर भी बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा। एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते टाइम पर, राइट, क्या कहता है? जब जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, जो सारा का सारा फोकस होता है वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के ऊपर होता है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज बेसिकली दी सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, राइट, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो सी को क्यों कंसिडर करते हैं? उसका कारण पूछा गया। हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री? अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये आप बताएंगे। कि प्रॉफिट अर्न किया गया है फॉरेनर बैंक के द्वारा इंडिया के अंदर, एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ द फिक्स एसेट बाय अ फर्म, एक फर्म के द्वारा फिक्स एसेट को अपग्रेड करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, राइट। आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे यहाँ से,
राइट, डिविडेंड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम दे रखा है, रेंट, रॉयल्टीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस, सैलरीज, यानी कि फैक्टर इनकम के बेसिस पर। ये कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर जो मेथड यूज करना है उस मेथड का नाम है राइट फैक्टर इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टर इनकम मेथड है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आ गए आप लोगों के अगेन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आइए शुरू करते हैं। और डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवेलुएट पॉलिसी रिलेटेड टू द रूरल क्रेडिट नीड्स। रूरल क्रेडिट नीड्स से रिलेटेड कौन सा राइट पॉलिसीज जो है वो रिलेट करता है, यानी कि कौन सा एक एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है जो बेसिकली बात करता है पॉलिसीज की इवैल्यूएशन से रिलेटेड रूरल क्रेडिट के अंदर, राइट, रूरल क्रेडिट नीड्स के लिए। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज़ है या रीजनल रूरल बैंक्स है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो इसके लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे बेसिक से। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू। स्टैग्नेशन क्यों था इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, राइट? तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर डिक्लाइन आ रहा था, इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे था। तो बिकॉज ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार था, इसलिए स्टैग्नेंट भी थी और बैकवर्ड भी थी इंडियन इकोनॉमी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, राइट। डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है? तो आप सबको पता है, ना तो जवाहरलाल नेहरू है, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ही वॉज बेसिकली पीसी महलनोबिस, और पीसी महलनोबिस बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? इकोनॉमिक्स थे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ग्रेट proletarian culture revolutions was introduced in China in 1950. China's growth is mainly contributed by the manufacturing sector. क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन था वो 1950 के अंदर आया था, जो कि सही है, राइट। और चाइना के जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, ये गलत है। तो राइट, इसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चाइना's इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बिहाइंड इंडिया इन HDI रैंकिंग। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स वाज अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो बेसिकली अडॉप्ट की गई थी चाइना के द्वारा, ना कि पाकिस्तान के द्वारा, ताकि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और चेंज इन द सोशल नेटवर्क आउटलुक, राइट। तो क्या कारण है कि जो रिलेट करते हैं बढ़िया तरीके से कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है, राइट। जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, एकेडमिक लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, और हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो तीनों ही कारण है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या कहता है? ड्यूरिंग 1980 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, आगे था पाकिस्तान 1980 में हमसे। पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, राइट। चाइना ने क्या करा? मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का यूज़ किया, जो कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। चाइना भी मिक्स्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करता है जनरली। अगला क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसीज हैव लेड टू द ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू द चाइना। बिल्कुल सही बात है। चाइना's रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सही है, बिल्कुल सही बात बोली गई है कि इसी का ही कारण था कि जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करती है। फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर 1956। आप बताएंगे मुझे ये इसका आंसर क्या ये सही है? 1956 के अंदर हुआ था क्या, राइट। 1951 से लेकर 1956 के अंदर तो इंडिया में हुआ था। कि चाइना ने हमसे बात शुरू किया था क्या? सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही चाइना जो है और इंडिया जो है, उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल को एक्सेप्ट किया था, जो कि USSR से था। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, USSR से इसको लिया गया था, और प्रभावित USSR से था, और इंडिया और चाइना दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंडिया कुछ ही चीज़ों को से एक्सेप्ट करता है, जो कि पॉजिटिव है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई सोशलिस्ट इकोनॉमी से, और इसीलिए इंडिया बना मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट।
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आप लोगों ने निकालना है, राइट। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलेगा, राइट। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये हो सकता है टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, टोटल वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, या फिर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स इनटू 100। तो इसका होगा टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसलिए ए आंसर। चलिए अब आगे के कुछ क्वेश्चन। इंटरप्रेट द सिचुएशन ऑफ अर्थ एज डिपिक्टेड इन द गिवन पिक्चर विद रेफरेंस टू द करंट इन्वायरमेंट चैलेंजेस। तो हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी जो भारत है, ये हमारी यानी कि हमारा जो इंडिया है, ये जो हमारी अर्थ है, ये बीमार हो चुकी है, राइट। ये दिखाया जा रहा है कि इसको क्या किया गया, बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, अब ये परेशान हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। अब इसके पीछे कारण क्या आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न है, राइट। ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही है उससे रिलेटेड, राइट, क्या क्या इम्पैक्ट जो है हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिल रहा है, चाहे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, ज़्यादा यूज़ करना है ऐसे प्रोडक्ट का जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा एमिट हो रही हैं, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। ओजोन्स के डिप्लीशन से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है डिटेल में। In rural areas of India, more members of the families are engaged in the work, yet the gross income of the family is generally low, right? भारत यानी कि ग्रामीण शहरों के अंदर अगर बात की जाए तो सारे के सारे परिवार के लोग जो है वो इंगेज हैं वर्क सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी ग्रोस इनकम जो है वो कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर वो स्किल्ड जॉब के अंदर नहीं है, राइट। ऐसा है रूरल ग्रामीण एरिया के अंदर क्या है कि भाई वो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, और जब ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है तो स्किल जॉब के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब स्किल जॉब के अंदर वो काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से, राइट, ये जो आउटपुट है ये इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, राइट। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम किस तरह से इंक्रीज करता है क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उसको, तो भाई ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि इसमें बात करता है जो माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो बेसिकली क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, और जब वो लोन प्रोवाइड करेगा तो सस्ते दरों पर ग्रामीण एरिया के अंदर लोन प्रोवाइड करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोकल एरिया पर जो फार्मर्स वगैरह या फिर जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, छोटे ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, उनको मदद देखने के लिए मिलने वाली है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, सबको पता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? निजीकरण कर देना, यानी कि पहले क्योंकि इंडिया के अंदर क्या था, ब्रिटिशर्स रूल करके गए, और जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करी हमारे भी और हमारे रिसोर्सेज की भी। तो भारतीय सरकार के द्वारा आज़ाद होते ही सबसे पहले ये शपथ खाएगी, या सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया कि हम किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन किसी का नहीं होने देंगे। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए ये कोशिश करी कि भाई सारा का सारा जो ज़्यादातर कंट्रोल है सेक्टर्स का, वो किसके द्वारा रखा जाए, भारतीय सरकार के द्वारा अपने पास रखा जाए। तो उसको अपने पास रखने का प्रयास किया गया, राइट। तो लेकिन 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन के लिए अपने 14 दिन से ज़्यादा वो मतलब टिक सकता था। तो उसने क्या किया, उसके पास इतना भी रिजर्व नहीं था, तो वर्ल्ड बैंक के पास गया, यानी कि उस टाइम पर IBRD हुआ करता था, जिसको कि IBRD बोला जाता है, यानी कि आप वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोला जाता था। तो उसके पास गया और उसने लेकिन एक ही शर्त रखी कि हम आपको सारी चीज़ें फैसिलिटेट तो करेंगे, आपको प्रोवाइड तो करेंगे, आपको जो लोन चाहिए वो देंगे, लेकिन आपको एक शर्त है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। कमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि भाई क्या यूज़ किया गया, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट सॉइल्स के ऊपर देखने के लिए मिला, और उसकी वजह से क्या परिणाम हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों था ब्रिटिश रूल के अंदर? तो आपको पता, ब्रिटिशर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे इंडिया का, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, या फिर उनका एक्सप्लॉइटेटिव माइंड था। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप किया, यानी कि रेलवे उस टाइम पर अच्छा चला, रेलवे में काफ़ी विकास हुआ, साथ ही साथ में रोड जो है वो बहुत अच्छा बनाए गए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था? उसका कारण था अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना, ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो सोचा गया कि इंडिया के लोगों के लिए हम फ़ायदा करेंगे उसके अंदर, बल्कि खुद का फ़ायदा था उसके अंदर। और खुद का फ़ायदा क्या होता सर इनका?
उनको खुद का फ़ायदा था कि सर अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, और कनेक्टिविटी जब अच्छी होगी तो आर्मीज़ बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी, राइट। इनके द्वारा इनलैंड पोर्ट्स बनाए गए। पोर्ट्स क्यों बनाए गए? पोर्ट्स इसलिए बनाए गए ताकि ज़्यादा रॉ मटेरियल जो वो आसानी से लेके जा सके यूके तक, राइट। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, कहाँ पर? इंग्लैंड में, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। तो उससे संदर्भ में आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शंस आर द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सही क्यों है जस्टिफाई करेंगे आप लोग। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही बेसिकली क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि क्या रीज़न है, क्यों हर एक राष्ट्र ये चाहता है कि उसका जो यूथ है वो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। उसके पीछे के कारण क्या है वो जानेंगे। राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारी आबादी बढ़ रही है वो एक कारण नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव है या नहीं, यानी कि जो विशेषता है क्वालिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, वो कहना चाह रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखा जाता है और देखा गया है, राइट। और उसके कारण से आप लोग लिखेंगे, बताएंगे इसके अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेयर करिए और एनालाइज करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को। ये दे रखिए एनुअल जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, इंडिया और चाइना से रिलेटेड। ठीक है सर, कंट्री है इंडिया और चाइना। इंडिया 1980 से 1990 5.7 और 2015-16 में कितनी होगी? 7.3। चाइना 10.3 से 6.8, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का बड़ा है। 1980-90 से लेकर 2015-17 तक की बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में ये बढ़ता है, राइट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपीन, वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर यहाँ से सोर्स है ये। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? कंपेयर करना है। और अगर ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो पहले आप इसके अंदर ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसे क्या कारण रहे कि आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर एबल टू सी दिस। अब आप लोगों ने ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। और जहाँ पर आपके पास एक अनसीन पैसेज से होता है, या फिर एक आप बोल सकते हैं कि एक आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल्स को आप लोगों ने पढ़ना होता है, और उस आर्टिकल के संदर्भ में क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। क्या बोलता है? इंडिया अर्ज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू रिलैक्स रूल्स टू अलाउ द कंट्री टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक टू द नेशंस फेसिंग फूड क्राइसिस। भारत ने अर्ज किया, यानी कि गुहार लगाई किसको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो रिलैक्स कर दे कंट्री को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके फूड ग्रेन्स को पब्लिक स्टॉक टू द नेशंस फेसिंग फूड क्राइसिस, जिसके साथ फूड क्राइसिस की समस्या उसको फूड ग्रेन्स को दे सके। इंडिया कैन हेल्प इंड्यूस फूड इनसिक्योरिटी बट देयर इज hesitation on the part of the World Trade Organization in relaxing its rules. India's finance minister said food, fuel and fertilizers are global public goods and ensuring access of these for the development and emerging economies is critical. उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इंडिया के फिनांस मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, राइट। और इसका ये सबके पास हो, इसकी सुनिश्चितता करना या फिर इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शी ऑल्सो शेयर्ड इंडियाज experiences including robust gains in agriculture production, citizen-centric food security programs और innovative delivery mechanisms such as one nation one ration card scheme। तो उसने ये इसके बारे में बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है और इंडिया ने किस तरह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ करी है और कैसे वो बाकियों की मदद कर सकता है। तो आपको क्या करना है? स्टेट करिए और डिस्कस करिए 2 ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। यानी यहाँ पर आप लोगों से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम क्या है, कब ये संस्था आई थी, क्यों आई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है, और बेसिकली किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है? 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बहुत ज़्यादा ईजिली हो सके, और ये चेक करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह के बैरियर्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इनके द्वारा ना लगाए जाए। नेम एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन दी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या स्टेप्स भारतीय सरकार के मतलब भारत के द्वारा लिए गए वो बताइए, वो ऊपर से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट ना बनाकर आप या फिर एक प्रोडक्ट ना ग्रो करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट को ग्रो करने की कोशिश करें तो उसे डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? जब आप मैन्योर्स की मदद से, यानी कि मैन्योर खाद
मैनुअर की मदद से बेसिकली क्या करते हैं, आप फार्मिंग करते हैं, राइट। यहाँ पर आप किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स, राइट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कस हाउ डज इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में किस तरह से मदद करती है। तो इसके द्वारा मदद तो की जाती है, डेफिनेट सी बात है सर। कैसे की जाती है सर? इसकी वजह से क्या होगा, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द लैंड नहीं जाएगी, और साथ ही साथ में जो भी फर्टिलाइजर्स होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे, वो ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे किसके द्वारा, लैंड के द्वारा, और उसकी वजह से फसल जो होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्थी और नाइस होगी, है ना। हेल्थी फसल जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। डिस्कस द नीड फॉर प्रोमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, राइट। वुमेन एजुकेशन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसके बारे में रीज़न बताइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वुमेन एजुकेशन, पहले इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो इतने ज़्यादा वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर फोकस या फिर कंसंट्रेशन नहीं किया जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इसके ऊपर किया जाने लगा है। और इसके कारण बताने हैं कि वुमेन एजुकेशन इंडिया के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, राइट। ऐसा क्योंकि बोला गया है कि अगर एक देश का विकास होना है या फिर एक देश को विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस देश की महिलाएं विकसित हों, उस देश की महिलाएं जो है वो क्या हो, एजुकेटेड हो, राइट। तो उसके बारे में बताना आपने कि एजुकेशन को अगर आप प्रमोट करेंगे तो क्या फ़ायदा। और लास्ट, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पर बताइए कि जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है सारी की सारी चीज़ों को, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बताने हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में आएगा जो जो टॉपिक्स मैंने बताए, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि उसको समझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। और आप लोगों ने ये भी समझने की कोशिश करी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस का आंसर किस ऑब्जेक्टिव से किस तरह से करना होता है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को जो समझनी है कि अगर आप लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, राइट। आपने ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में करने हैं, राइट। कोई डाउट्स है और अगर आपको ये टॉपिक करना है तो आप सीधा जाइए और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए कॉमर्स अड्डा 247, राइट। कॉमर्स अड्डा सर्च कर दीजिए। जैसे आप कॉमर्स अड्डा सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो जो है वो इस तरह से नज़र आती हुई नज़र आ जाएंगी सर, है ना। और जैसे ही आप इस पर ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएंगे प्लेलिस्ट के ऊपर। जैसे प्लेलिस्ट के ऊपर आएंगे तो प्लेलिस्ट में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट, राइट। ये है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट, राइट, जहाँ पर पूरे के पूरे टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर कराए गए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और सारी की सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप पार्ट वाइज करना चाहते हैं तो पार्ट वाइज भी वीडियोस मैंने इसके अंदर डाली गई हैं, राइट, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरह से अगर आप सारी चीज़ें जो है कवर करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं सर। और वो सिंपल सी बात क्या कर सकते हैं, आप लोग राइट अड्डा 247 के ऊपर जाएंगे, आप अड्डा 247 के ऊपर जाएंगे और जैसे अड्डा 247 के ऊपर जाते हैं यहाँ पर कोर्सेज के ऊपर जा सकते हैं। कोर्सेज में आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। जैसे इसके ऊपर जाते हैं आप सीयूटी एग्जाम के ऊपर जाएंगे, सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जाएंगे और सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये जो सीयूटी का बैच है इसको परचेज कर सकते हो। जैसे कि अभी सफलता 2.0 बैच जो है ये चल रहा है और इस बैच के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी भारी डिस्काउंट अभी के लिए, राइट। तो यू कैन परचेज दिस बैच। और इस बैच को और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा डिस्काउंट लेने के लिए जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड लगाना है Y828 कोड लगाएंगे और जैसे ये लगाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 1600 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।